हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के टीयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो पेपर है आपका 21 अप्रैल 2022 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको बताएगा ट्रायंगल एबीसी में जो है डी ई और एफ क्रम से बीसी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। यदि ये आपको भुजाएं दे रखी हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप कैलकुलेट करके बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये जो है आपको एक प्रश्न में बताया गया ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें जो है आपको बताएगा कि बी सी भुजा का मध्य बिंदु जो है ये आपको बताएगा डी है, और ए सी भुजा का मध्य बिंदु जो है ये आपको बताया गया ई है। तो बच गया कौन, या एफ। तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, एफ, ठीक है। हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पास जो ट्रायंगल बनेंगे, मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि ये आपस में जो है सिमिलर ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। ये जो आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है छोटे वाला ट्रायंगल, ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 ट्रायंगल बन रहे हैं इसके अंदर, ये चारों ट्रायंगल जो है इस बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप होंगे, यानी कि सिमिलर होंगे, ठीक है। अब ये होंगे क्यों, इसके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भाई यहाँ पर आपको पता है कि मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो आपके पास रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के त्रिभुज के अंदर किसी भी एक भुजा के जो है समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके समांतर है, और समांतर है तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के समरूप बनता है। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अगर ये समांतर है और यहाँ पर ये आपस में समरूप हैं, तो यहाँ पर ये मध्य बिंदु था एफ, तो यहाँ पर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट, तो पूरी भुजा आपके पास 2 यूनिट की हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी भुजा ए एफ जो है इसका पूरी भुजा पूरे त्रिभुज की भुजा ए बी के साथ अनुपात जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1:2 होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात कितना बना, 1:2। अब ये सारे के सारे ट्रायंगल क्या थे, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के समरूप थे। तो इनके सभी भुजाओं का, इनके सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो आपस में क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भुजा भी 1 यूनिट की हो जाएगी, और ये आपके पास इसके सामने की संगत भुजा जो है ये 2 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। 1:2 इनका रेशियो हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1:2 इनका भी रेशियो हो जाएगा, और ये 1 यूनिट की होगी तो यहाँ पर ये 2 यूनिट की, यानी कि इनका भी 1:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है भाई, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरे ट्रायंगल के क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप है इसका मतलब इनके परिमाप का जो रेशियो होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का परिमाप P1 मान ले और इस वाले ट्रायंगल का परिमाप P2 मान ले, तो P2 तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि भुजाएं आपको इस त्रिभुज में बताई गई हैं प्रश्न में। 25.6 प्लस का करेंगे 18.8 प्लस का करेंगे हम 20.4 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 33 और 43 और ये 44.4 और ये यहाँ पर 44.8। ये आपके पास यहाँ पर जो है 64.8 जो है इनका परिमाप, इसका परिमाप आ जाएगा पूरे ट्रायंगल ABC का, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको अभी भी बताया था कि इनके परिमाप का रेशियो इस वाले ट्रायंगल का पूरे वाले ट्रायंगल के साथ परिमाप का रेशियो जो है इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, P1 का जो है P2 के साथ रेशियो कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर ये बराबर जो इनके संगत भुजाओं का अनुपात देखिए 1:2 है, तो ये बराबर क्या होगा, 1:2। इसमें P2 की वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए थी, बाकी कंसेप्ट आपका इतना सा था। आप ये वाला कंसेप्ट जो है डायरेक्ट लगाकर जो एग्जाम में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बराबर की साइड P1 अपॉन आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, P2 आप यहाँ पर रखेंगे 64.8 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64.8/2। तो यहाँ पर ये 32.4 जो है ये आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में जो है परिमाप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देख लीजिए एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं आपको प्रश्न में बताई गई है, और इसका क्षेत्रफल जो एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या है ये आपको कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज की भुजाएं देखिए ये क्या, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 0 से 0 कट गया। जब आप इनका रेशियो बनाएंगे तो 12×3 = 36 हो जाएगा, 12×4 = 48 हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। तो 3, 4, 5 का तो ट्रिपलेट बनता है, यानी कि ये जो भुजाएं दे रखी हैं ये हमारे पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, और इंटू के अंदर क्या हो जाएगा, आधार इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ पर ये बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस होती है, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये 2 भुजाएं ले लेंगे, 360 और इंटू में ये आपके पास 480 है।
ये जो क्षेत्रफल आएगा ये इस वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम वर्गाकार मैदान की भुजा ए मान लें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आपको प्रश्न में बताएगा। तो यहाँ से आप ए बराबर कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपके पास यहाँ पर 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। ये 0 इसमें लगा देंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ए बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 24 यहाँ पर बचेगा इसको हम 6 गुणा में 4 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 36 होगा तो वर्गमूल 60 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आएगा, यानी कि 60 × में 2 120 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 आंसर। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसमें ए का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो है a + b और a - b लिखा हुआ, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब आप यहाँ पर 2 cos a का स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस के अंदर b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर की साइड 0 दे रखा है। तो यहाँ से cos स्क्वायर a अगर कैलकुलेट करें तो 1/4 हो जाएगा। तो अगर cos a बराबर कैलकुलेट करें तो वर्गमूल लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो cos का मान 60 डिग्री पर 1/2 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। एक दुकानदार ने जो है 15 रुपये में 10 की दर से जो है टॉफ़ियाँ खरीदी और उन्हें 40 रुपये में 16 की दर से बेच दी। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करके आपको बताना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, टॉफ़ियों की संख्या बराबर करेंगे और उतनी टॉफ़ियाँ आप बेचेंगे। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट करना वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कॉस्ट प्राइस CP की बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई, 10 टॉफ़ियाँ इसने खरीदी, 10 टॉफ़ियाँ खरीदी कितने रुपए में, 15 रुपये में। ये आपको प्रश्न में बताया गया। ठीक है, तो एक टॉफ़ी इसने कितने में खरीदी, इसमें 10 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1.5 रुपये में खरीदी। इसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में बताएगा कितना, 40 रुपये। ये 16 टॉफ़ियाँ इसने बेची। ठीक है, 16 टॉफ़ियाँ यहाँ पर बेची और ये कितने रुपए में बेची, 40 रुपये में। तो यहाँ पर एक टॉफ़ी जो है कितने रुपए में बेचेगा, इसमें आप क्या करेंगे, 16 का डिवाइड कर देंगे, 40/16। तो 8 × 5 = 40, 8 दूनी का 16, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 रुपये आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। ये 1.5 रुपये में तो इसने टॉफ़ी खरीदी थी और 2.5 रुपये में इसने बेची। तो प्रॉफिट कितने का लिया, 1 रुपये का लिया। तो 1 रुपये का प्रॉफिट लिया कितने पर, 1.5 रुपये पर, 1.5 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो 1000 में जब आप यहाँ पर 15 का डिवाइड करेंगे, 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 15 × 6 = 90 हो जाएगा पॉइंट, और 15 × 6 = 90, ऐसे 6 आता रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट लिखेंगे तो ये 66.67% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देख लीजिए, निम्नांकित बार ग्राफ एक व्यावसायिक फर्म के 5 वर्षों के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर आपको बताया गया कंपनी को किस वर्ष में जो है न्यूनतम राशि प्राप्त हुई। तो आपको न्यूनतम राशि देखनी, देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाले जो है इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है ग्राफ के अंदर डिफरेंस जो है सबसे न्यूनतम आपको कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंस आप देखें तो ये ज़्यादा है, और यहाँ पर भी डिफरेंस देखें तो ज़्यादा है। तो आपको न्यूनतम थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसमें 2016 में लग रहा है और यहाँ पर इसमें लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे सिर्फ, तो यहाँ पर 54 में से 51 घटाएंगे, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 82 में से 80 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो सबसे न्यूनतम लाभ तो 2019 में प्राप्त हुआ, आंसर लगा दीजिए। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 2 स्टेशनों A और B के बीच की दूरी आपको बताई कि 200 किलोमीटर है, और एक ट्रेन A से जो है B की ओर 75 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है, जबकि दूसरी ट्रेन B से A की ओर 85 किलोमीटर/आवर की चाल से चलती है। दोनों ट्रेनों के एक दूसरे से मिलने से जो है 3 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है ये दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही थी, तो इन दोनों स्पीड को हम ऐड करेंगे, यानी कि 75 प्लस का 85 करेंगे, तो ये आपके पास यहाँ पर 160 किलोमीटर/आवर जो है ये आपके पास यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। आपको देखना है 3 मिनट पहले जो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड 160 को गुणा करा देंगे 3 से, और ये 3 मिनट में था तो इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो शेष डिस्टेंस है वो आपके पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 16 × 3 = 48। ये देखिए 3 से 2 बार कटेगा, 8 दूनी का 16, यानी कि 8 किलोमीटर जो है आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा
उसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो रिलेटिव स्पीड आपने कैलकुलेट किया, आप यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करेंगे कि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है कितने टाइम में जो है कवर होगी, ठीक है। जैसे आपके पास वो टाइम आ जाएगा, आप उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, 3 मिनट उसमें से घटा देंगे। अब ये जो टाइम आया है उस टाइम के दौरान आप यहाँ पर चेक करेंगे कि कितने डिस्टेंस कवर होगी। उतने डिस्टेंस अगर आप 200 किलोमीटर में से घटा देंगे तो आपके पास यहाँ पर 8 किलोमीटर ही बचेगा, बट वो थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको इसको शॉर्ट मेथड से करवाया। अब इसमें देख लीजिए, उस सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करना है, और जो संख्या जो है यहाँ पर मैं के को प्रतिस्थापित करके जो है संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है। अब जो संख्या 6 से डिवाइड होगी वो आपको पता है 2 और 3 से भी डिवाइड होगी। 2 से तो ये डिवाइड है क्योंकि यूनिट डिजिट आपको सम अंक दे रखा है। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड है, ये भी हम यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो 3 कट जाएगा, 8 एक 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर k प्लस का 2 बचा। तो k प्लस का 2 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाए, इसके लिए यहाँ पर k के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं भाई। यहाँ पर k की जगह आप रख सकते हैं, देखिए सबसे छोटी वैल्यू 1 रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 3 ऐड कराते जाइए, यानी कि 3 इसमें ऐड कराएंगे 1 में, तो 4 रख सकते हैं। इसके बाद 7 रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं रख सकते क्योंकि 10 एक डबल डिजिट वैल्यू है, तो यहाँ पर 10 नहीं रखेंगे, 7 तक आपके पास ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो जाएंगे। आप यहाँ पर चेक करेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 है। तो आप यहाँ पर इन्हीं को ऐड कर देंगे, 7 प्लस का 1 यानी कि 8 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये कैलकुलेशन है भाई, 4 3 12 1 13 बट्टे आपके पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस के अंदर यहाँ पर सोल्व करेंगे 9 1 10 बट्टे 3 हो जाएगा, और गुणा के अंदर 5 4 9 बट्टे 5 हो जाएगा। और ये देखिए 4 3 12 3 15 बट्टे 4 बनेगा, लेकिन इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू पलट जाएगी, यानी कि 4 बट्टे 15 हो जाएगा। गुणा के अंदर ब्रैकेट के अंदर 6 चौके 24 1 25 बट्टे 4 हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15 1 16 बट्टे 15 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बट्टे के अंदर ये क्या हो जाएगा 2 बट्टे 3। गुणा में चेंज करेंगे तो ये 6 बट्टे 5 हो जाएगा, ये गुणा में 2 बट्टे 3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए 3 से कटेगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 से कटेगा ये आपके पास यहाँ पर 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, ठीक है। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 त्रिका 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी का 10 हो जाएगा। ऊपर क्या आया 16 इंटू में 2 करेंगे, 16 दूनी का 32 बट्टे 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 13 बट्टे 3 प्लस का क्या हो जाएगा 32 बट्टे 3, और बट्टे के अंदर यहाँ पर 3 से ये 2 बार कटेगा, ये 8 बट्टे 15 बनेगा, और यहाँ पर ऊपर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 बट्टे यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो बट्टे में है इसको हम यहाँ पर गुणा में चेंज करा के लिख देंगे 15 बट्टे 8। तो 3 से कटेगा ये 5 आ जाएगा, और 45 का 5 गुना 225 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी का 16 बच गया 6, 8 8 64 1 बच गया, बट्टे 8 आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देख लीजिए कर्मचारियों की कुल संख्या आपको बताई गई, और यदि कार्यालय ए के 40% कर्मचारियों को कार्यालय बी और ई में जो है बराबर बराबर संख्या में स्थानांतरित किया जाता है, तो बी और सी में जो है कर्मचारियों की संख्या का योग क्या है। अब देखिए यहाँ पर बी और सी में पूछा गया, जबकि स्थानांतरित बी और ए में जो है किया गया था, तो ई से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमें यहाँ पर बी और सी से लेना देना है, ठीक है। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए कुल कर्मचारियों की संख्या आपको यहाँ पर 2400 बताई गई। ये डेटा आपको डिग्री में दे रखे हैं, तो यहाँ पर केंद्र पर आपको पता है 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई है 2400। जब आप 2400 में 360 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूनी का 24, 12 3 36, ये जो है 20 बटे 3 बनेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 2400 के अंदर 360 का डिवाइड करिए, ये कितना आएगा 20 बटे 3। तो ये डेटा कितना गुना दे रखा है 20 बटे 3, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ए में जो है कितने कर्मचारी हैं, तो ए में यहाँ पर 126 डिग्री आपको कर्मचारी बताए गए हैं, तो ये भी 126 ना होकर 126 का 20 बटे 3 गुणा हो जाएगा। 3 से आप यहाँ पर गुणा करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 त्रिका 12, 3 दूनी का 6, यानी कि 840 आपके पास जो है यहाँ पर कुल कर्मचारी आ जाएंगे ए के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका 40% आपको कैलकुलेट करना है। भाई प्रश्न में आपको बताया गया कितना 40%, तो यहाँ पर इसका 40% कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 8 पंचे ये आपके पास 8 चौके 32 हो जाएगा, 4 चौके 16 यानी कि कितना हो जाएगा 320 और 16 336 यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा 336। इसको आपको यहाँ पर देखिए बराबर बराबर भागों में बांटना है बी और ए के अंदर। तो इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 और ये 18, 168 और 168 में यहाँ पर इसको बांटना पड़ेगा। ये हमने बी को दे दिया, ठीक है, और ये हमने ई को दे दिया। अब देखिए ई से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, हमें यहाँ पर बी से मतलब है। बी को हमने 168 कर्मचारी अधिक दिए हैं, अतिरिक्त दिए हैं, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। इसमें बी और सी में आप कुल कर्मचारियों की संख्या अगर कैलकुलेट करते हैं तो 18 और प्लस का 54 करते हैं, यानी कि 72 डिग्री हो जाता है। बट यहाँ पर बी को आपने 168 कर्मचारी अतिरिक्त भी दिए थे, तो 168 आप इसमें और ऐड कराएंगे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। बी में 18 डिग्री थे और यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर 54 डिग्री थे और प्लस का 168 करेंगे तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। इसको आप यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 20/3 से इसको भी गुणा कराएंगे तो 20/3 और प्लस का 168 हो जाएगा। ये देखिए 24 या 72 हो जाएगा, 24 दूनी का 48 यानी कि 480 आ जाएगा। प्लस का करेंगे 168 यानी कि ये कितना आ जाएगा 580 और यहाँ पर ये आपके पास 648 जो है यहाँ पर बी और सी में कुल कर्मचारियों की संख्या अब आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देख लीजिए एक व्यक्ति के वेतन में जो है 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई और उसके वेतन में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप सक्सेसिव यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। भाई 50% की कमी की गई, उसके बाद 50% का इंक्रीमेंट किया गया और यहाँ पर माइनस कर देंगे 50 इंटू में 50 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये -50 आया, इसके कारण आया क्योंकि यहाँ पर ये जो है कमी थी, माइनस में थी। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 50 से 50 कट जाएगा, माइनस का 25 यानी कि % आ जाएगा और माइनस का चिन्ह जो है कमी को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बार बार बताया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ग्रेड बी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ग्रेड ए प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो इंग्लिश वाले से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भाई यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेड ए में जो है 30% है, ग्रेड बी में जो है 27% है। तो ये 27% जो है 30% का कितना % है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गुणा 100 करेंगे तो यहाँ पर ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए कितना 90% आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करके बतानी है जिसे जो है इन सभी से विभाज्य, जो इन सभी से क्या है विभाज्य और सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर यह एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन सभी से सबसे छोटी संख्या विभाज्य कौन सी हो जाएगी, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे इन सभी का कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 9 का तो एलसीएम 18 हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम आपको दिखाई पड़ रहा है 90 हो जाएगा। तो ये जो 90 आया है एलसीएम, आप इसमें सबसे छोटी संख्या क्या ऐड करें कि ये जो संख्या आपके पास है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें मिनिमम से मिनिमम अगर हम 10 ऐड करें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 100 प्राप्त होगा और 100 एक क्या पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहली पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास बन चुकी है और हमने कितना ऐड कराया 10 ऐड कराया, तो छोटी से छोटी वैल्यू आपके पास वो क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसमें देख लीजिए त्रिभुज एबीसी में जो है कोण बीएसी का समद्विभाजक आपको बीसी जो है बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है, ये बताया गया, ठीक है। और ये आपको भुजाएं दे रखी हैं और यहाँ पर बीसी की लंबाई कैलकुलेट करने, यहाँ पर एंगल बाय सेक्टर थ्योरम लग जाएगी। एक ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एबीसी। इसमें आपको बताया गया ये बीएसी जो एंगल है इसका एक कोण समद्विभाजक है एडी, जो कि यहाँ पर जो है भुजा बीसी को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में बताया गया और ये कोण समद्विभाजक है। यहाँ पर ए बी बराबर आपको बताया 10 सेंटीमीटर और ए सी बराबर बताया गया 15 है और बी डी बराबर बताया गया 6 है। तो यहाँ पर जो है आप सी डी बराबर मान लीजिए x है, ठीक है। तो यहाँ पर जब एंगल बाय सेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे तो आपको मैंने बता रखा 10 का 6 के साथ अनुपात और 15 का x के साथ अनुपात बराबर होगा। तो 10:6 बराबर कर दीजिए 15:x। तो यहाँ से x बराबर कैलकुलेट करें तो 90/10 आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ चुकी है। आपको कैलकुलेट करना है BC की लंबाई। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 + का 9 करेंगे, यानी कि 15 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। A और B अकेले अकेले काम करते हुए
किसी काम को क्रम से 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें आपको बोला गया ए जो है ये 8 दिन में काम कर सकता है, बी जो है ये आपको बताया गया 12 दिन में काम कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। ये टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल काम आपके पास 24 यूनिट का है। अब यहाँ पर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो 24 यूनिट में हम ऐड कराएंगे। देखिए यहाँ पर पहले कौन छोड़ के जा रहा है? 2 दिन का काम छोड़ के जा रहा है ए, तो 2 दिन का काम छोड़ के जा रहा है और ये इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट है, तो 3 इंटू में 2 करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए इंटू में 2, यानी कि ए 2 दिन का काम जो है छोड़ के जा रहा है, तो ए का 2 दिन का काम जो है हम एक्स्ट्रा करा लेंगे और ये जो टोटल काम आपके पास आएगा वो हम इन दोनों से करा लेंगे, ए प्लस बी से। तो यहाँ से आपके पास टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इनकी एफिशिएंसी रख दीजिए। ये आपके पास जो है इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी 3 और इसकी बी की एफिशिएंसी 2, तो ऊपर 30 हो जाएगा, बट्टे के अंदर ये 5 हो जाएगा, यानी कि 6 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 धनात्मक संख्या आपको बताए गए, उनके वर्गों का योग है और पहली 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करके आपको बताना है। तो अगर ये संख्या हम 2x और 3x और ये 4x मान लें, तो इनके वर्गों का योग कर लीजिए। 2x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, तो ये योग आपको प्रश्न में बताएगा कितना? 2349। तो 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25 4 29x स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 2349। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23 का इसमें डिवाइड करेंगे, 29 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 बार, ये 10 बार नहीं जाएगा और इसके बाद 9 बार देख लेते हैं। 9 दूनी का 18, 9 9 81, ज़्यादा चला जाएगा, नहीं जाएगा। 8 बार देखते हैं, 8 दूनी का 16, 8 9 72, यानी कि 232 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बार भाग चला जाएगा, बच गया 2, 1 बार चला जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो आपसे यहाँ पर जो है पहली 2 संख्याओं का एवरेज आपसे पूछा गया, तो ये 2x और 3x ले लीजिए। 2x ये आपके पास एवरेज आ जाएगा कितना? 2x प्लस का 3x डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो यहाँ से 5x अपॉन 2 आ जाएगा और x की वैल्यू आप यहाँ पर 9 रखेंगे, तो 5 इंटू में 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 9 पंचे 45 बट्टे 2 करेंगे, 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर इसका मान आपको कैलकुलेट करना है। देखिए इसको भी आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले अगर वगैरह याद हैं तो। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें ये जो लिखा हुआ है ये 5x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस के अंदर 1/4x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट ये दिखाई पड़ना चाहिए था। 5x माइनस का 1/4x एक बार माइनस करेंगे और एक बार यहाँ पर क्या करेंगे? 5x ये प्लस का 1/4x। ये भी लाइन आपको लिखनी नहीं थी। यहाँ पर आपको पता है इसकी वैल्यू 6 दी गई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये लिखना था 6 और इनटू में इसकी वैल्यू ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती थी। भाई इसमें देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका, ये 5x प्लस का 1/4x इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे हम? ये देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 इंटू में a भी करेंगे। इसका फॉर्मूला मैं अभी बताऊँगा आपको। a आपके पास यहाँ पर कितना है? 5x है और b यहाँ पर कितना है? 1/4x है। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। अगर आपको यहाँ पर a माइनस बी बराबर दिया गया हो, मान लेते हैं p दिया गया है, ठीक है, आपको जाना a प्लस b पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अंडर रूट के अंदर करेंगे p का स्क्वायर प्लस का 4ab करेंगे। ये जो है आप फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे, ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए ये x से x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 बचा तो प्लस का 5, यानी कि अंडर रूट 41 आपके प्रश्न में यहाँ पर इसकी वैल्यू आई और यहाँ पर अंडर रूट 41 रखेंगे तो 6 अंडर रूट 41 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपको देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखना था, ये लिखना था, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये आप थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट, ये इतना आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना था, ठीक है, फॉर्मूले आपको नहीं लिखने। अब इसमें देख लीजिए, कोई घरेलू उपकरण कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री पर 20% और 35% के 2 क्रमागत छूटें देती है और 4580 मूल्य वाले फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना। देख लीजिए 4580 आपको बताया गया कितना मार्क प्राइस है, इस पर 20% की छूट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की छूट, यानी कि इसका 4/5 कैलकुलेट कर लेंगे। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/20, 20 पर 7 की छूट, यानी कि इसका 13/20 कैलकुलेट कर लेंगे। 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी।
भाई यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा, 45 का 4 गुना हो जाएगा 180 और ये 183 हो जाएगा। 13 से गुणा कराएंगे, 13 दूनी का 26 हो जाएगा, हासिल 2, 13 3 39, 41 हासिल 4, 13 8 104, 108 हासिल 10, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्थान पर 10 मतलब अप्रोक्सीमेट हम इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2382 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर 30 डिग्री है तो इसका मान कैलकुलेट करना है। देखिए अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 प्लस 11 इंटू में कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2 माइनस कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टे के अंदर 10 इंटू में यहाँ पर देखिए 30 डिग्री रखें तो यहाँ पर 2 भी है मल्टीप्लाई में, ये 60 डिग्री बन जाएगा और 60 डिग्री कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पर 1/2। ठीक है, ऊपर सोल्व करेंगे तो ये 4 प्लस का 22 माइनस का 3/5 ये आ जाएगा ऊपर 23 और बट्टे के अंदर 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित व्यंजक का मान आपको कैलकुलेट करना। देखिए अगर यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है तो इसका आंसर आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ जाएगा 6.73। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया a क्यूब माइनस का b क्यूब बन गया। ऊपर क्यूब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे भाई a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a माइनस b ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर और प्लस का ab और यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर ऊपर यूज़ करूँगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा 7.03 में से माइनस करेंगे 0.3 और अगले ब्रैकेट के अंदर जो है a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 7.03 का होगा स्क्वायर प्लस के अंदर a इंटू में b करेंगे। देखिए 0.3 की आप गुणा कराएंगे इससे तो ये 7 त्रिका 21 3 त्रिका 9 यानी कि 2109 आ जाएगा और यहाँ पर 3 स्थान पर हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, प्लस के अंदर b का स्क्वायर करेंगे भाई आप 0.3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा और बट्टे के अंदर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 7.03 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर ये लिखा हुआ 2.109 और प्लस के अंदर यहाँ पर 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये अब आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर देखिए ये आपको दिमाग के अंदर दिखाई पड़ना चाहिए था, यही मैं आपसे बोल रहा था और आपको ये डायरेक्ट दिखाई पड़ना चाहिए था कि 7.03 में से माइनस करना है 0.3। अब इसको 0.3 को आप 0.30 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये 6.73 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन है, अगर ये नहीं घटा पा रहे हैं तो आपका फिर यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो सकता, कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रतिशत यहाँ पर प्रश्न में आपको बताया भी गया, किसी छात्र को जो है परीक्षा पास करने के लिए जो है कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे और 30 अंकों की एक परीक्षा और यहाँ पर जो है 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया। तो छात्रों की संख्या 40 दी गई है। यहाँ पर देखिए 10 तो कम से कम प्राप्त होने चाहिए, इससे ज़्यादा प्राप्त किए वो भी तो परीक्षा उत्तीर्ण किए। तो यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, टोटल कितने हो गए 30 हो गए, यानी कि 30 छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर गए कितने में से 40 में से। तो ये 30 जो है 40 का कितना % है यही आपको कैलकुलेट करना था और ये 75% आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसमें देख लीजिए केंद्र O वाले 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं आपको बताई गई हैं। बड़े वृत्त की जीवा AB बिंदु C पर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और AD व्यास है, तो CD की लंबाई कैलकुलेट करनी है। देखिए थोड़ा सा प्रश्न जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है एक वृत्त हम बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, और ये इसका केंद्र हो जाएगा। इसी तरह से हम एक वृत्त और बना लेते हैं। ये जो है 2 सेकेंडरी वृत्त आपको प्रश्न में बताया गया और इनका केंद्र जो है ये आपको प्रश्न में वो बताया गया। इसके बाद यहाँ पर एक जो है स्पर्श रेखा AB बताई गई है, इनकी त्रिज्या मैं बाद में डिनोट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये आपके पास AB जो है ये बड़े वृत्त की जीवा आपको बताई गई, ठीक है, जो कि यहाँ पर छोटे वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करती है, ये आपको प्रश्न में बताया गया। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया कि AD जो है ये व्यास है, तो AD जो है यहाँ पर छोटे वृत्त का तो व्यास हो नहीं सकता, तो बड़े वृत्त का व्यास यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ये AD जो है आपको यहाँ पर व्यास बताया गया। तो CD की लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, यानी कि ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको मैं यहाँ पर आपस में मिला देता हूँ।
ये जो है ये लंबाई आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु डी को हम यहाँ पर बी से मिलाएंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर AD जो है इस बड़े वृत्त का व्यास है, और व्यास द्वारा जो है वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर हम इस केंद्र को इस जीवा पर ये परपेंडिकुलर खींचे तो ये यहाँ पर जो है इसको लंबवत काटेगा। अब लंबवत काटेगा तो इसको दो बराबर बराबर भागों में भी बांटेगा, ठीक है, दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपके पास ये O जो है ये आपके पास यहाँ पर इस AD भुजा का मध्य बिंदु है, और यहाँ पर जो है ये C बिंदु है, ये भी तो मध्य बिंदु होगा क्योंकि बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब किसी त्रिभुज के अंदर, ये देखिए पूरा त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के अंदर अगर हम यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये जो है यहाँ पर मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी भुजा जो है यहाँ पर इस भुजा के समांतर हो जाएगी, ठीक है, किसी एक भुजा के वो समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये OC जो है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, BD के, ठीक है। अगर ये इसके समांतर हो चुकी है तो यहाँ पर जो है आपके पास देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल और एक ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल, ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर ये देखिए मध्य बिंदु था O, तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी आपके पास 1 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो पूरी भुजा आपके पास 2 यूनिट की हो जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज के अंदर देखें तो AO जो है ये आपके पास 1 यूनिट है, और पूरे त्रिभुज के अंदर देखें तो AD जो है इसके संगत भुजा 2 यूनिट है। तो इनका अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात कितना हुआ, 1:2। तो इसी तरह से यहाँ पर ये वाली भुजा भी आपके पास 1 यूनिट की हो जाएगी, और यहाँ पर ये आपके पास भुजा जो है 2 यूनिट की हो जाएगी। जबकि प्रश्न में आपको यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर बताई गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं OC जो है ये छोटे वृत्त की त्रिज्या ही तो है, तो इसकी लंबाई हमें 16 सेंटीमीटर प्रश्न में बताई गई, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 16 सेंटीमीटर है। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × में 2 करें, यानी कि 32 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो है OA, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आपको बताइए कितनी, 26 सेंटीमीटर है। तो ये 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज आप ये लेंगे छोटे वाला, तो इसमें देखिए यहाँ पर ये लंब है और ये आपके पास यहाँ पर कर्ण हाइपोटेनस भी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे 16 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 10 × में 42 आएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 420 आएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दिया। आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैलकुलेट करेंगे। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, 420। अब ये वाली भुजा तो इसके बराबर थी, यानी कि ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 420 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, इसमें यहाँ पर जो है आपको CD कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर अब आपके पास जो है ये परपेंडिकुलर भी है और यहाँ पर ये बेस भी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पर ये आपके पास CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो है हाइपोटेनस आपको कैलकुलेट करना, और यहाँ पर ये 32 का स्क्वायर प्लस करेंगे, 32 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम अंडर रूट के अंदर 420 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर, तो आपको पता है अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 1024 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस के अंदर इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर ये वर्गमूल हट जाएगा, ये सॉरी स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, ये 420 आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 1444 आ जाएगा, और 1444 का वर्गमूल आपको पता है 38 होता है, यानी कि 38 सेंटीमीटर जो है आपके पास यहाँ पर CD की लंबाई है। तो मतलब आप इस प्रश्न को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है कि मैंने आपको PYQs के अंदर सोल्व करवाया नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर O एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और P वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, और PQ आपको बताइए वृत्त की स्पर्श रेखा। यदि OP की लंबाई 26 सेंटीमीटर तो PQ की लंबाई कैलकुलेट करनी है। ये भी आसान सा प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक वृत्त दिया गया है, ठीक है, और इसका केंद्र ये आपको प्रश्न में बताया गया कितना O, और इसके बाहर बिंदु आपको बताया गया क्या है, P है। अब इस बाह्य बिंदु P से जो है इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो ये हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा बना देते हैं जो कि यहाँ पर इस वृत्त को क्या करती है, बिंदु Q पर स्पर्श करती है। अब यहाँ पर जो है O को P से मिलाते हैं, और यहाँ पर जो है ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं। आपको पता है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण बनता है ये आपस में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या आपको प्रश्न में बताया गया 10 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा यहाँ पर केंद्र से दूरी आपको बताया गया 26 सेंटीमीटर है।
तो आपसे यहाँ पर पी क्यू की लंबाई जो है वो पूछी गई, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी कि 676 में से 100 माइनस करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 576 बचेगा, और 576 का वर्गमूल लेंगे तो 24 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, व्यक्ति ए ने जो है 65,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीनों के बाद जो बी 50,000 का निवेश करके उसके साथ जुड़ गया। बी के शामिल होने के 3 महीने बाद सी भी जो है 55,000 के निवेश के साथ दोनों के साथ शामिल हो गया, और वर्ष के अंत में जो है ए को अपने हिस्से के रूप में जो है लाभ का 50% प्राप्त हुआ। तो ए ने अकेले कितने महीने के लिए जो है व्यवसाय का वित्त पोषण किया? तो यहाँ पर जो है ए ने व्यवसाय का वित्त पोषण किया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए जो है इसने अपनी राशि को कितने समय तक अकेले लगाए रखा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे ए, बी और ये सी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 65,000 को मैं क्या लिख देता हूँ 65K लिख देता हूँ, और ये जो है यहाँ पर 1 वर्ष के लिए पैसा लगाए रखा। तो यहाँ पर जो है टोटल 1 वर्ष के लिए पैसा लगाए रखा, तो ये 12 महीने हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ महीनों बाद, यहाँ पर टाइम बताया नहीं गया, बी ने भी जो है 50,000 का निवेश किया, तो इसने 50K का निवेश किया, और यहाँ पर टाइम आपको बताया नहीं गया कि कितने समय बाद। तो यहाँ पर हम समय जो है x मान लेते हैं कि x समय के लिए जो है इसने निवेश किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है सी जो है इसने जो है 55,000 का निवेश किया, और यहाँ पर जो है कितने महीने बाद? बी के शामिल होने के 3 महीने बाद, यानी कि इस x में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो इतने टाइम के लिए इसने सी ने जो है अपना पैसा लगाए रखा, ठीक है। तो ये जो रेशियो आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो बना लेंगे, ये K से K कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 5 से कटेगा 13, 5 से 65 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 10 हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 11 हो जाएगा। तो ये आपके पास 13 दूनी का 26, 156 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 10x आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर 11x आ जाएगा, और ये माइनस का 33 आ जाएगा। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ चुका है। अगर हम यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो इन तीनों डेटा को हम ऐड कराएंगे, तो यहाँ पर 10x और ये 11x टोटल कितना हो गया? 21x हो गया, और यहाँ पर ये 33 जो है 156 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 123 बचेगा प्लस का, तो 123। ये आपके पास यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ चुका है। आपको प्रश्न में बताया गया कि ए को अपने हिस्से के रूप में लाभ का 50% प्राप्त हुआ, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पर ये हुआ है, इसका 50% अगर आप कैलकुलेट करें 21x और प्लस का 123 का अगर आप 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका आप 1/2 कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ए का हिस्सा आ जाएगा, और ए का हिस्सा हमारे पास कितने यूनिट है? 156 यूनिट है, तो ये 156 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 21x प्लस का 123 और 2 की इधर गुणा करा दें, तो ये 312 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। 312 में से 123 हम माइनस करें, तो यहाँ से आपके पास 21x इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आपके पास यहाँ पर 77 और 112 189 हो जाएगा, और x इक्वल टू जो है ये 9 आ जाएगा। और x हमने क्या माना था? b जो है जितने समय के लिए यहाँ पर ये राशि लगाएगा वो टाइम हमने माना था, यानी कि b ने जो है यहाँ पर 9 महीने के लिए जो है अपनी राशि को लगाए रखा। तो बच गए कितने? 3 महीने। उस 3 महीने के लिए ए ने जो है अपना अकेला पैसा लगा रखा होगा, ठीक है। तो यही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, तो ए का आपको टाइम कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे? 12 महीने जो है इसने पूरा पैसा लगाए रखा, और इसके भाई यहाँ पर देखें बी ने जो है 9 महीने के लिए लगाए रखा, तो 9 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 3 महीने तक जो है ए ने अकेले पैसा लगाए रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 महीने बाद जो है ये बी इसके साथ जुड़ा है। भाई कुछ महीने बाद आपसे बोला गया था, यानी कि 3 महीने बाद जो है बी इसके साथ ए के साथ जुड़ा है। ये आपके पास कुछ इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 180 मीटर ऊंचे जहाज के मास्ट हेड से नाव का अवनमन कोण आपको बताएगा 60 डिग्री। तो जहाज से नाव की दूरी कैलकुलेट करके बतानी। ये देखिए प्रश्न इंग्लिश वाले आंसर की के अंदर ही हिंदी में दे रखा था, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको शिप की हाइट बताई गई कितनी? 180 मीटर, ठीक है। और इसके मास्ट हेड से जो है बोट का जो है अवनमन कोण, यानी कि इसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपको बताया गया कितना है? 60 डिग्री। आपको जहाज से नाव की दूरी कैलकुलेट करनी, यानी कि डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी किसकी? बोट की। किससे? शिप से, फ्रॉम द शिप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करें, तो ये मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपके पास जहाज है, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ,
जहाज़ है, और ये जो है आपके पास इसका मास्ट हेड यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। अब इस मास्ट हेड से मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये कोई बोट जा रही है, ठीक है। अब इस बोट का जो है अवनमन कोण आपको यहाँ पर बताया गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये आपको यहाँ पर बताया गया, और यहाँ पर जो है ये एंगल हम यहाँ पर जो है 36 के साथ मापते हैं। अगर हमारे पास ये 36 है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आपके पास जो है एंगल कितना बताया गया, 60 डिग्री बताया गया अवनमन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ पर जो है इसकी डिस्टेंस हम यहाँ पर x मान लेते हैं, इस जहाज़ की जो है यहाँ पर इस नाव से जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये नाव है। अब यहाँ पर जो है ये x आपको कैलकुलेट करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, ये कोण जो है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बच गया इधर वाला कोण, ठीक है। और यहाँ पर जो है जहाज़ की ऊंचाई आपको बताई गई 180 मीटर, आपको x कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए जिसमें आपके पास यहाँ पर लंब और आधार आ जाए। ये यहाँ पर जो है ये 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान लगा दें। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर x है बट्टे के अंदर बेस यहाँ पर 180 है, और इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तिरछा गुणा करा के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180/√3 आ जाएगा, और √3 से आप इसको ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। तो ये देखिए बट्टे में 3 बनेगा, और 3 से ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 76 का 18 यानी कि 60 आ जाएगा, यानी कि 60/√3 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए अनिल ने जो है 5000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए जो है 8% प्रति वर्ष, और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो, तो 10 वर्ष के अंत में जो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। देखिए राशि आपको यहाँ पर सेम बताएगी, यानी कि प्रिंसिपल सभी के लिए जो है सेम रहेगा। तो टोटल टाइम जो है आपको बताएगा 10 वर्ष, और इसमें से देखिए पहले 2 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा 6%, तो यहाँ पर 6 गुणा में 2 कर देंगे, यानी कि 12% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बताएगा कि 8% जो है अगले 2 वर्ष के लिए, तो 8 गुणा में 2 इतना % का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर टोटल कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो चुके हैं, और 4 वर्ष के बाद कितने महीने कितने साल बच गए भाई, टोटल 10 वर्ष थे, तो 4 वर्ष के बाद 6 वर्ष बच गए, और 6 वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने थे, 10%, तो 10% का आप 6 गुणा कैलकुलेट करें तो इतने % का और ब्याज मिलेगा। तो इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर गुणा करा के, तो 12 प्लस का 16 और प्लस का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 28 यानी कि 88 डिग्री आपके पास यहाँ, ये सॉरी 88% जो है ये आपके पास यहाँ पर पूरा ब्याज मिलेगा। राशि आपको बताई गई थी प्रश्न में ये 5000 और 5000 का आप डायरेक्ट 88% कैलकुलेट कर देंगे, तो ये आपके पास 5 8 40 यानी कि 440 हो जाएगा, और ये आगे एक 0 आ जाएगा, 44 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आपको ये करनी थी, आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा था भाई 6 दूनी का 12 और यहाँ पर 8 दूनी का 16, 28% हो गया, और यहाँ पर बाकी के 6 बचे यानी कि 60 यहाँ पर हो गया, तो 88% की आपको दिमाग में कैलकुलेट कर लेना था, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो यहाँ पर ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।